एकदम बढ़िया, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज काफी लंबे समय का इंतजार रहा इस चैप्टर के लिए काफी बच्चों का, बिकॉज ये चैप्टर काफी ही थोड़ा सा बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा क्या बहुत ही अच्छा है। काफी दिनों से बच्चे इसके लगातार डिमांड्स कर रहे थे। आपका दिगंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ओ सदा नीरा। क्या नाम है बच्चों? ओ सदा नीरा। इस चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा, जिसका अर्थ होता है जल से परिपूर्ण नदी। ओ सदा नीरा का मतलब हमेशा जल से भरी रहने वाली नदी के बारे में यहाँ पर लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी बताने वाले हैं इसके बारे में कुछ। तो आइए हम सभी मिलकर के इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन शुरू से अंत तक करेंगे, जिसमें आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। आप सभी साथ तक बने रहिएगा, अंत तक मजा आ जाएगा। फिर सभी बच्चे जुड़ जाए और एक बार जम करके क्या कर देना, इसको शेयर कर देना है। फिर चलिए, नित्तू, सागर, जमीरुद्दीन, कैसे हो सब? बढ़िया। रोशन कुमार मस्त हैं, बिट्टू हैं, अर्पिता है। चलिए फिर हम भी मस्त हैं, आप सभी मस्त हो, हम भी मस्त हो। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जगदीश चंद्र माथुर जिनका जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था और 14 मई 1978 को उनका देहांत हो जाता है। जगदीश चंद्र माथुर काफी प्रतिभाशाली सांस्कृतिक नाटककार एवं एक अच्छे प्रकार के प्रशासक भी रहे, लेखक भी रहे, नाटककार भी रहे। काफी प्रतिभाशाली थे, उनके अंदर काफी मतलब वो गुणवान थे, ऐसा कहिए कि आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से कई सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें हम लेखक का परिचय नहीं करेंगे, हम इसमें डायरेक्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक ले लीजिए, नहीं है तो हमारी चीजों को, बातों को ध्यान लगा करके सुनते रहिएगा। ओ सदा नीरा, जिसका अर्थ होता है जल से परिपूर्ण नदी को ओ सदा नीरा। और यहां पर जो लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, वो गंडक नदी को आधार और केंद्र मान करके इस पूरे चैप्टर की रचना करते हैं। और इस चैप्टर का संबंध गंडक नदी और चंपारण की भूमि से है बच्चों। कहां से? चंपारण की धरती से इस चैप्टर का पूरा संबंध है। तो आइए चीजों को हम लोग समझते हैं, क्या था, कैसे है और क्या होने वाला है इसमें। चलिए, बिहार के चंपारण क्षेत्र में काफी बदलाव नजर आ रहा है लेखक को। तो लेखक स्टार्ट करते हैं कैसे? बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है। चंपारण क्षेत्र की भूमि क्या है बच्चों? पुरानी भी है और नवीन भी है। पुरानी भी है और नई भी है, मतलब बदलाव उसमें होते रहते हैं। अब यहाँ पहले की अपेक्षा काफी वृक्ष कम हो चुके हैं। हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी से उतार कर मानो शैशव सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है। इतना सुंदर स्वभाव, इतना सुंदर दृश्य वहां का। नए खेत, नई पैदावार और बीच बीच में पलाश, साल एवं अन्य जंगली वृक्षों की भटकी सी पाते। ठीक है ना? शैशव का मतलब, तलहटी मतलब होता है घाटी। तलहटी का मतलब क्या होता है बच्चों? घाटी होता है। शैशव मतलब शिशु संबंधी होता है, ध्यान रखिएगा सभी कोई। दूर दूर तक समतल की गई भूमि, ट्रैक्टर की आतुर उंगलियों ने मानो जिसे परिहत वसना कर दिया है। परिहत वसना का अर्थ हो जाता है जिसके वस्त्र खींच लिए गए हो। ऐसा लग रहा है जिसके वस्त्र खींच लिए गए हो। ध्यान से सुनोगे तो बहुत सब समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। तभी तो लाज से सिकुड़ी सी इन नदियों में जल नाम मात्र को रह गया है। बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धाराएं जो कभी वन श्री के ढके वक्षस्थल में किलकती रहती थी। देखिए, लेखक चंपारण क्षेत्र में काफी बदलाव देखते हैं। कहते हैं कि पहले से यहां पर वन की काफी कमी हो गई है। पहले नदी में जल भरा रहता था, जल भरा रहता था अपना एक हिसाब की तरह, लेकिन अब कुछ अजीब सा नजर आने वाला है। देखिए कैसे? अब वे किलकती नहीं है, आवाजें नहीं आता है। या तो लाज में गड़ी निस्पंद सरकती रहती है या बरसात के दिनों में उन्मत्त यौना वीरांगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती है। मशान सिकराना पंडई भुजाएं फैला फैला कर उसी मानव के पौरुष को ललकारती है जिसने उन्हें निर्वसन किया है। सन 62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में कैकेयी के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद हो गई होगी। पहले वहां पर चंपारण की भूमि पर गंडक नदी में जल भरा रहता था, यह सही बात है। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट हुए जिसकी वजह से वृक्ष काटे गए, जंगलों की कटाई हुई और 62 का बाढ़ अगर किसी को याद है तो ऐसा लेखक उसको जोड़ते हैं जैसे मानो कि कैकेयी के क्रोध रूपी बाढ़ आई हो। मतलब काफी भयंकर बाढ़ आया करता था। क्यों? क्योंकि जंगल कट चुके थे। लेखक इसी बात पर दुख जताते हुए आगे की ओर देखिए क्या बताते हैं। 2500 वर्ष पहले की बात वो बता रहे कि जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मल्लों, मौर्यों और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे, तब ये नदियां संयमित थी। जब गौतम बुद्ध यहां पर आया करते थे तो नदियां कुछ उस तरीके से नहीं भरी रहती थी, प्रचंड रूप नहीं दिखाती थी, एकदम समतल पूरी तरह से नदी में पानी भरा रहता था। कब? जब गौतम बुद्ध वहां पर आते थे। देखिए, 2500 वर्ष पहले की बात लेखक बताते हैं कि अब की परिस्थिति और पहले की परिस्थिति देखिए। लगभग 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से होकर के चलकर आते थे उपदेश देने, तब ये नदियां संयमित थी। घना जंगल था। कैसा था बच्चों? जंगल बिल्कुल घना जंगल था। आप ध्यान रखिए, जंगल कैसा था? घना था। आपको इसमें तो जंगल है ही नहीं, मैं नहीं दिखा सकता हूं, कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग भगवान बुद्ध की तरफ ही चलते हैं। घना जंगल था बच्चों। और देखो, आप सोचोगे सर जंगल से पानी का क्या संबंध है, तो हम पढ़ेंगे, बताएंगे भी आपको। घना जंगल था, वृक्षों की जड़ों में पानी रुक जाया करती थी।
जब जंगल हो तो पानी वृक्षों की जड़ों से रुक जाया करता था। उस समय प्रचंड बाढ़ नहीं आया करता था। कब? 2500 वर्ष पहले, जब वहां चंपारण की भूमि पर पाटलिपुत्र के रास्ते से होकर के भगवान बुद्ध आकर के उपदेश दिया करते थे, तब बाढ़ वहां पर उस तरीके से नहीं आती थी। बाढ़ आती थी पर इतना प्रचंड और भयंकर रूप नहीं लेकर के आती थी। पिछले 600-700 साल में महावन जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था, कटता चला गया। ऐसा हुआ कि पिछले 600-700 वर्ष में अगर हम देखें तो महावन जो बिल्कुल विशाल जंगल का रूप था, वो लगातार कटता चला गया। बताइए, भंजन होता गया उसका। वसुंधरा भोगी मानव, धर्मांध मानव, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी वसुंधरा पर हम लोग भोगते हैं, इसका सुख भी लेते हैं और हम ही ने इसको नष्ट भी किया। एक कहानी सुनी, यहां 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज्य था। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो आप यकीन मानिए बताना पड़ेगा आपको। यहां 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज्य था। किस वंश का राज्य था बच्चों? कर्नाट वंश का राज्य था। प्रथम राजा नान्यदेव, चालुक्य के राजा सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति, नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर यहां पर आए थे और यहीं पर बस गए थे। कहां पर? चंपारण की धरती पर। इस तरह से सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश के निधि बने, मतलब यहां पर आकर के वो बने रहे। कितने लोग इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया से परिचित हैं? कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। किसको? कर्नाट वंश के राजा थे हरि सिंह देव। कौन थे बच्चों? हरि सिंह देव। और इन पर एक मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमण कर दिया था 1325 में। इस पर, हरि सिंह देव पर, जो कर्नाट वंश के शासक थे, राजा थे, इन पर एक मुसलमान आक्रमणकारी जो था गयासुद्दीन तुगलक, वो 1325 में आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण हुआ, युद्ध छिड़ गया। विशाल आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी और वही विशाल वन, महावन जिसे कहा गया, जंगल के सामने वो खड़ी थी। हरि सिंह देव का दुर्ग वन की गहराई में निश्चल छिपा हुआ था और इनकी सेना वन की गहराई में छिपा हुआ था। वह घना वन मजबूत और मोटी प्राचीरों से अधिक दुर्भेद जान पड़ा। ऐसा वो घना वन इतना प्राचीर दीवार की तरह था, एक सेफ्टी की तरह था। लेकिन सुल्तान घोड़े से उतरा और तलवार से उसने एक विशाल बिटप के तने पर आघात किया। एक विशाल वृक्ष पर तलवार से आघात किया, उसके गिरते ही बिजली सी दौड़ गई, वृक्ष कट के गिर गया। उसके गिरते ही बिजली सी दौड़ गई, उसके सैनिकों और हजारों तलवारें घने वन के वृक्षों पर टूट पड़ी और सब खचाखच तलवार से वृक्षों को काटना शुरू कर दिए। ये कैसा महापाप हुआ था उस समय, जब राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। बच्चों, लाखों की संख्या में वृक्ष को काट दिया गया था, हजारों की संख्या में। देखते ही देखते जंगल के बीच राह खुलती चली गई, घना जंगल जिसके बीच रास्ते निकल गया। लोग उसमें छुपा करते थे, लेकिन वो आकर के आक्रमण जब हुआ तो उसे काट दिया गया। काटरा वृक्ष की कटाई शुरू हो गई और वृक्ष कटते चले गए। हरि सिंह देव का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा, उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा। हरि सिंह देव उसी में रहा करते थे, घोंसले की तरह, एक दीवार की तरह वो वृक्ष काम करते थे। लेकिन अब तो सारे वृक्ष कट गए और इनकी घोंसला टूट गई और वापस इनको नेपाल भागना पड़ा। तब से जंगल जो कटने शुरू हो गए ना, वो कटते ही रह गए। नीचे धरती उपजाऊ मिलती है, वहां की धरती काफी उपजाऊ मिलती है। राशि राशि सस्यों की खान, जहां बीज डालने भर की दरकार है, वहां पर तो मत पूछिए, अनाज इतने उपज होते थे कि मत पूछो। बीज डालो और देखो अनाज की उपज कैसे बढ़ती थी। घने जंगलों की याद में मानव पैदावार ललक उठती है, जो चाहे 700 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी की तलवार में जंगी के द्वार खेल खोले थे, अब तो हल और ट्रैक्टर ही धरती के खजाने को अनावृत कर रहे हैं। उस समय तो जंगल को पूरे तलवारों ने मिलकर के जंगल को काट डाला और वो उपजाऊ मिट्टी, अब तो क्या, अब तो खेत का हल ही चलने वाला है ना। पेज नंबर 81 है, पेज नंबर 81 है बच्चों। पेज नंबर कितना है? 81। एक बार बता देंगे सभी, कोई समझ आ रहा है ना? एक बार सबको बता दो समझ आ रहा है कि नहीं, बता दीजिए फटाफट से। चलिए ठीक है, अब देखिए, इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण है। इस धरती पर रहने वाले पहले की स्थिति और अभी की स्थिति के मिश्रण है। कैसे जान पड़ता है? आदिकाल से आने जाने वालों का तांता बंधा रहता है। वहां पर देखिए ऐसा था कि जो है वो तो रह ही रहा है, बाहर से भी कुछ लोग आकर के यहाँ पर बसा करते थे। कहां पर भाई? चंपारण की धरती पर। जंगल से छीनी गई धरती को जोतने के लिए पुष्ट हाथ प्रायः बाहर से आते रहे। मतलब अब तो जंगल काट करके उसको समतल कर दिया गया, जंगल कट गए तो अब वहां पर खेती बाड़ी करना पड़ेगा। अब उसके लिए हाथ बाहर से आते थे। इसका मतलब वो मिट्टी उपजाऊ था और उस उपजाऊ मिट्टी पर खेती फसल करने के लिए बाहर के लोग आकर के वहां पर बस जाते थे और फसल किया करते थे। पिछले 500-700 वर्ष में थारू एक जनजाति होती है। थारू देखिए ये इस तरह के होते हैं, ये थारू है ना। वैसे ही धांगड़ होते हैं, थारू और धांगड़ जातियां यहां आकर के बसी। भाई कहां पर? चंपारण की धरती पर थारू और धांगड़ जातियां आकर के बस जाती है। बच्चों यहां पर ध्यान रखो, कितना सुंदर ये दृश्य दिख रहा है ना आपको। काफी मेहनत होता है आपके पास कंटेंट लाने से पहले। आप लोग हल्ला मचाते हो, सर जल्दी आ जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। शेयर कीजिए सभी कोई। थारुओं के उद्भव के विषय में अनेक मत है। थारुओं के आगे बढ़ने का उद्भव जो हुआ उसके बारे में कई सारी बातें कही जाती है। वे लोग अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। कौन? थारू जनजाति अपने आप को आदिवासी नहीं मानती। थारू शब्द को थार राजस्थान से निकला मानते हैं।
अब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा थारू शब्द कहां से बना, तो थार से, थार जो कि राजस्थान रेगिस्तान वाला, समझिएगा। थारू जो है, थारू शब्द किससे निकला हुआ है, थार से, याद करके रखना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। वैसे ही धांगड़ जो है ना, धांगड़, धांगड़ भी एक प्रकार की जाति है। धांगड़ को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया, नोट कर लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। धांगड़ को चंपारण की धरती पर कब लाया गया, 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया। नील की खेती के सिलसिले में, नील की खेती करने के संबंध में लाया गया था। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटे नागपुर पठार से लाए गए। अब पूछेगा धांगड़ जाति कहां से आए थे, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से ये आए थे। दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से ये लोग आए थे, कौन, धांगड़। और धांगड़ शब्द देखिए, वहां की आदिवासी जाति जो थी, ओरांव, मुंडा, लोहार, ये सबके ये वंशज होते हैं। कौन, धांगड़। धांगड़ कौन थे, इन लोगों के ये वंशज थे। धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में होता है भाड़े का मजदूर। धांगड़ का मतलब क्या समझे आप, भाड़े का मजदूर, जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ला जा सकते हैं, पैसा दीजिए और वो काम करते थे बेचारे। तो ये लोहार वगैरह, ओराव, मुंडा जाति जो होती है ना, उनके वंशज होते थे। और इनका ओराव भाषा में अगर हम समझे, किस भाषा में, ओराव भाषा में धांगड़ का अर्थ क्या होता है बच्चों, चैट सेक्शन में बताओ, भाड़े का मजदूर, भाड़े का मजदूर। इनके लोक गीतों में 200 वर्ष पूर्व के उस महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है, जब नील के खेतों पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर के तत्कालीन राजा इन्हें यहां लाए, और उसके बाद वर्षों तक इन्हें लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। दुख की बात है, इनका रहन सहन का तरीका इतना सुंदर, इतना आकर्षक, इतना मजेदार कि ये संगीत के माध्यम से अपने आप को आकर्षित करते थे, आनंदित भी करते थे, एक दूसरे को आकर्षित भी करते थे और आनंदित भी करते थे। लेकिन दुख यह है कि जब इनको नील की खेती के संबंध में बिहार की धरती चंपारण में लाया गया, तो वहां के तत्कालीन राजा और अंग्रेजों के द्वारा इनका काफी शोषण हुआ और इनका काफी मतलब गुलामी सहना पड़ा इनको। आपस में धांगड़ मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं और दूसरों से भोजपुरी या मधेसी भाषा में। आपस में वो अपनी भाषा में बात करते थे और जब यहां के लोगों से बात करना होता था तो भोजपुरी भाषा या मधेसी भाषा का इस्तेमाल करते थे। दक्षिण बिहार के गया जिले से भूइया लोग भी इसी भांति नील की खेती के लिए हिमालय की इस तलहटी में लाए गए। बाहर से यहां पर लोगों को लाया जाता था, क्यों, क्योंकि चंपारण की मिट्टी काफी उपजाऊ रही। ये आदिवासी नहीं है, गया से भी जिन कुछ लोगों को ले गया गया वहां पर, ये आदिवासी नहीं थे, ये कुछ मुसहर वर्ग के लोग थे। मुसहर आपने सुना होगा, मुसहर वर्ग के लोग थे जो वहां पर आए थे। साउंड प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम है बच्चों। मधेसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए साउंड कैसा रहा, एक बार बताएं सभी बच्चे। एक बार सभी बताओ साउंड कैसा रहा, साउंड में प्रॉब्लम है भाई। हेलो, अब साउंड सही हुआ। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर लेता हूं, मैं जल्दी से रिकॉल कर देता हूं आप लोगों को कि यहां चंपारण की भूमि जो है, चंपारण की धरती जो है काफी उपजाऊ रही। यहां पर खेती करने के लिए, नील की खेती करने के संबंध में कई सारे बाहर के लोगों को बुलाया गया, जिसमें ये जाति जो आपको दिख रही है इसको थारू जाति कहा जाता था। इस प्रकार से धांगड़ भी बुलाया गया, मुसहर भी गया जिले से बुलाए गए थे। और अगर मैं आपको बात करूं धांगड़ों की, तो ये आपस में बड़ी ही मजेदार तरीके से ओराव भाषा में बात किया करते थे। और दुख की बात यह है कि इस मिट्टी पर आकर उनको अंग्रेजों के द्वारा और वर्तमान जो राजा थे वहां के, उनके द्वारा काफी इन लोगों का शोषण किया गया और गुलामी सहना पड़ा इन लोगों को। गया जिले से, दक्षिण बिहार के गया जिले से कुछ मुसहर वर्ग के लोगों को बुलाया गया था जो वहां पर नील की खेती के संबंध में गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बताएं साउंड सही हुआ, लोगों का शोषण किया गया और ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे, देखिए कि यहां पर मतलब कर्मठ मजदूरों से नील कोठियों के साहब दासों की भांति काम लेते थे, मतलब काम कराया जाता था, मजदूरों को खटाया जाता था। पिछले 10-12 अच्छा, आने वालों का तांता बंधा ही रहा, आने वाले लोग वहां पर आते रहते थे। यह आना जाना किमियाई प्रक्रिया शुरू थी। आक्रमणकारियों से त्रस्त राजू काल के वंशज, आजीविका के खोजी आदिवासी और हरिजन मजदूर, उर्वरा भूमि से संपदा प्राप्त करने के अभिलाषी पंचाही जमींदार तथा वे गोरे साहब जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोने में अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था, सभी को आश्रय दिया इस भूमि ने। इस चंपारण भूमि की खासियत देखिए कि बड़े से बड़े लालची लोभी लोग जो यहां पर लालच लेकर के आए थे ना कि मैं चंपारण की मिट्टी उपजाऊं, मिट्टी पर जाऊं और वहां से कुछ खेती ऐसा करूं और उपज करके धन कमाऊं। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है, लेखक जगदीश चंद्र माथुर लिखते हैं कि आक्रमणकारियों से त्रस्त राजकुल के वंशज, आजीविका के खोजी आदिवासी और हरिजन मजदूर, उर्वरा भूमि से संपदा प्राप्त करने के अभिलाषी, उस उर्वरा उपजाऊ मिट्टी से जो संपत्ति प्राप्त करने के जो अभिलाषी थे, जो इच्छित थे, वे जमींदार व गोरे साहब, वो अंग्रेज भी हो जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोने में छुप करके अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित वहां कर रखा था। और इन सबको जगह दिया था कौन, यही चंपारण बिहार की मिट्टी ने। समझे, पिछले 10-12 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय यहां पर आया था। पिछले 10 से 12 वर्षों में एक नया समूह वहां पर आया था जो कि पूर्वी बंगाल से आए थे। पूर्वी बंगाल के शरणार्थी वहां पर आए थे। चंपारण में शायद पहला प्रयास किया गया कि पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को निश्चित योजना के अनुसार बसाया जाए। पूर्वी बंगाल से कुछ लोग, शरणार्थी किसे कहते हैं, जो दूसरे जगहों पर
शरण के लिए आते हैं, शरण मांगने आते हैं, तो भाई उनको पूर्वी बंगाल से बिहार की मिट्टी चंपारण पर लाया गया और कोशिश किया गया कि विशेष योजना के तहत इनको यहां पर बसने दिया जाए। थारुओं और धांगड़ों के बीच यह शस्य श्यामला भूमि, हरी भरी भूमि उनकी भी धात्री बनी है। बिछुड़ी माता के सुखद संस्पर्श की स्मृति धान के, बच्चों सुनाई दे रहा ना, बताते चलना अगर कहीं दिक्कत हो तो बताते चलना, ठीक है ना, और समझते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास है आपको। हिमालय की पदस्थली पर मानो गंगा सागर ने चरणोदक कुंडेला, इतिहास की उंगलियां ऐसी बिना पर तिरकी जिसकी हर झंकार एक अलग स्मृति की प्रतिध्वनि है। चंपारण की धरती से जुड़े लोग काफी आगे बढ़ते रहे और यह मिट्टी ने काफी लोगों को शरण दिया। फाइनली पूर्वी बंगाल के जो शरणार्थी आए थे उनको भी विशेष निश्चित योजना के तहत यहां बरसाने का काम किया गया। उस दिन चंपारण के एक सुदूर गांव में इस वीणा की विविध रागनी सुनने को मिली। देखिए क्या सुनने को मिलता है, एक सुंदर सा स्वर, कैसा एक सुंदर, इतना आकर्षक और आनंदमय वो सुर सुनाई देता है। कैसा, जो थारुओं की अनुपम गृह कला, थारू जो होते हैं ना वो गृह कला देखो इस तरह के बनाते थे, वो ऐसे बनाते थे। ऐसा आपने देखा है, ऐसा आपने देखा है भाई? धांगड़ों की नर्तन, धांगड़ जो है ना खूब वो एकदम मग्न हुआ करते थे, नाचते भी थे। पूर्वी बंगाल के पुनर्वासित किसानों के करुण कीर्तन, मतलब सबके अपने अपने अलग वहां पर रहस्य था। कैसा भाई कि जो थारू थे वो घर की कला दिखाने में माहिर थे, धांगड़ नाचने में माहिर थे और पूर्वी बंगाल के जो शरणार्थी आए थे वो कीर्तन करने में माहिर थे। समझ गए, समझे बच्चों? अब देखिए, यद्यपि मेरे अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, लेखक कहते हैं कि मैंने काफी अनुरोध किया तो एक देहाती कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें थारू, धांगड़ वगैरह सब भाग लिए थे। तथापि थारुओं की कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है। थारू जो जाति के लोग थे वो कला काफी अच्छा करते थे। जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सिंक का बनाया जाता है। देखिए ऐसे प्राय गांव में छठ पूजा में जो भी फल फलाहार होता है इसी तरह के पात्र में लेकर के आदमी जाते हैं ऊपर, डोल कहते हैं इसको, देखते हैं आप। ऐसे वो बनाया करते थे रंगीन रंग और डिजाइन के साथ बनाया के सीख की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की झालर भी लगाई जाती थी। कई सारी झालर लगा करके वो सजावट करते थे इसका। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक है उसकी आकृति भी कलापूर्ण है। थारू जाति झोपड़ी में जो दिए जलाते थे वो दिए भी काफी कलाकारी से वो बनाते थे, मतलब इनके रोम रोम में कलाकारी भरा रहता था बच्चों। शिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ मुंज की एक रस्सी होती है, आपने जो भी गांव वाले जो बच्चे जुड़े हैं उनको जरूर पता होगा ये चीजें। शिकारी लोग और जो किसान के काम के लिए जो पदार्थ मूंज के बनाए जाते हैं उनमें भी सुंदरता, इतना सुंदर दिखता था कि मत पूछिए। सबसे मनोहर तो यह था कि नव वधु का एक अनोखा अलंकरण जो मात्र आभूषण ही नहीं है, नई वहां पर जो वधु आती थी, नए वधु बहू, ठीक है ना, उनका एक अलग ही एक नियमावली था ऐसा कि हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती है। पति खेत में काम कर रहा होता है, किसान, क्योंकि पति भैया क्या है, किसान है, खेत में काम करता है पति और उनकी पत्नी। यह ऐसा नियम था कि हर पत्नी को अपने पति के लिए दोपहर का भोजन लेकर के जाना पड़ता था। अब सुनिए कैसे भाई, नई नवेली जो दुल्हनियां आती थी जब पहली बार इस कर्तव्य को निभाने के लिए, इस काम को करने के लिए जब जाती है तो अपने मस्तक पर एक सुंदर पीढ़ा रखती है, पीढ़ा रख लेती है ऐसे माथे पे, ठीक है, जिसमें 3 लटे वेणियों की भांति लटकी रहती है। 3 लट लटका होता था, हर लट में धवल सीपो और एक बीज विशेष के सफेद दाने पिरोए जाते हैं। पीढ़े के ऊपर सींग की कलापूर्ण टोकरी, पीढ़े के ऊपर ये टोकरी पड़ी रहती थी। अब सुनिए, कलापूर्ण छोटी छोटी टोकरियां हुआ करती थी जिसमें खाना हो, ये तो काफी बड़े बड़े हैं। टोकरी के दोनों हाथों से संभाले जब लाज भरी सुहाग भरी वधु धीरे धीरे खेत की ओर अपने पग बढ़ाती है, धीरे धीरे, क्योंकि नई नवेली है, पहली बार भाई आई है और वो पहली बार इस काम को जब करने चलती है तो काफी शर्माती है। माथे पर टोकरी लेकर के और लट हिलते हुए आगे बढ़ती है, दोनों हाथों को संभाले लाज से भरी हुई शर्मा रही है। सुहाग भरी वधु धीरे धीरे खेत की ओर अपने पैरों को बढ़ाती है। तो अब सुनिए, सारा गांव जान जाता है कि आज नई नवेली दुल्हनिया ये आई है और अपने पति के लिए खेत में दोपहर का खाना लेकर के जा रही है। ठीक है बच्चों, इस मधुर और स्निग्ध संस्कृति की अपेक्षा धांगड़ों का सामाजिक जीवन अधिक प्रखर और उल्लासपूर्ण है। इसी प्रकार ये तो थारुओं का हो गया, धांगड़ भी अपने आप में मस्ती के साथ खूब नाचते थे। स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करते थे, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ करके। कौन? धांगड़। स्त्री और पुरुष दोनों ढलती हुई शाम, जब शाम ढला करती थी तो दोनों सामूहिक रूप में स्त्री और पुरुष नृत्य करने लगे। ओरांव नृत्य से मिलते जुलते ही नृत्य होते हैं। ओरांव में जैसे नृत्य होता है ना, नृत्य का भी कला होता है अलग अलग प्रकार का, वैसे ही धांगड़ भी नृत्य किया करते थे। यह नेपाल का प्रभाव जान पड़ता है, नेपाल जैसा। गीतों में कल्प, मर्द अपने दाहिने हाथ में रंगीन रुमाल लिए उसे हिलाते जाते हैं। मर्द अपने दाहिने हाथ में रंगीन रुमाल लेकर के क्या करता है बच्चों? हिलाते रहता है, खूब डांस करता है अपना, एकदम रंग में है, एकदम मस्त है वो।
किंतु कुछ निजी विशेषताएं भी है इस नृत्य कला की। मर्द अपने, ये तो हो गया ना, गीतों में कल्पना और चित्रोपमता अधिक जान पड़ी। भाषा में भोजपुरी और ओरांव का मिश्रण था। जो गान बजान चलता था उसमें भोजपुरी और ओरांव भाषा का मिश्रण था। नृत्य के बीच बीच में कुछ लड़के तरह तरह के पशुओं की आकृति बनाकर आते हैं और गीतों की मधुर व्यंजना के बीच प्रहसन की छवि दिखा जाते हैं। एक जब चल रहा था कार्यक्रम के बीच बीच में कुछ लड़के थे जो पशु की आकृति बना करके आते थे और फिर वापस नाच करके चले जाते थे। मतलब काफी ही अच्छा और आकर्षक रहता था उनकी कला। अब आइए, हमने थारू की कला देख लिया, धांगड़ का वो मस्ती वाला डांस भी देख लिया। भाई अब बारी आती है किसकी? पूर्वी बंगाल के शरणार्थी। इनकी क्या कला है? तो मैं आपको बताया था कि पूर्वी बंगाल के जो शरणार्थी है ये कीर्तन कला में काफी ही निपुण थे। उसके बाद पूर्वी बंगाल के कीर्तन गंभीर विषादपूर्ण वातावरण में अनादि गुंज का स्रोत बन निकला। भागीरथी के नाविकों की याद प्रतिध्वनित होने लगी। चंपारण के खलिहानों और जंगलों में बरसों बाद शायद इन कीर्तनों की ऊर्ध्वताएं छोटी होती जाए, शायद इनका विषाद स्मृति की रेखाएं मलिन हो जाए और उल्लास की कड़ियां मुखर हो उठे। ऐसा था, इनकी जब कीर्तन हुआ करते थे तो दम मत पूछिए, गुंज गुंज जाते थे। हर चीजों में कली खिल जाती थी। ऐसा लगता था माहौल बन गया सब तरफ। भले ही वो आज धीरे धीरे मलिन होता जा रहा है, वो एक समय था। और अब देखिए क्या है, उल्लास, ये सारी खुशी, ये जितनी भी खुशियां मनती थी ना, मत पूछिए। जैसे आपने देखा होगा शोले मूवी, शोले फिल्म में क्या था, सब होली मना रहे होते हैं, तब तक वो आता है कौन, उसके गुंडे आ जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। मतलब सारी खुशी पानी पानी में मिल, मतलब खत्म हो जाता है, सारा खुशी बर्बाद हो जाता है। तो यही उल्लास थारू, धांगड़ और पूर्वी बंगाल के जो शरणार्थी थे, वहां के लोग थे जो काफी मजे आनंदित लिया करते थे। उल्लास, खुशी, रात बीत चली और दिवस का संघर्ष अंधेरे के पर्दे के पीछे सजग हो उठा। ऐसा अगला अंधेरा आने वाला था कि मत पूछिए। धरती देती है किंतु यहां का जनजीवन समृद्ध नहीं बन सका। बेतिया राज की जमींदारी में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए और 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया गया। यह सब कुछ अंग्रेजों के द्वारा बदलने का प्रयास काफी रहा। यह फिर एक लड़का लिख रहा है कि आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है बच्चों? सर मैं भी आदिवासी हूं सर, मेरा पूरा नाम कुजूर विनीता कुमारी उरांव है। अरे वाह, क्या बात है। हम सब आप सभी का भाई रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी हो, भारत की धरती से है, हम सब उसका रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी हो। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या हुआ। नील से ही उन दिनों रंग बनते थे और इसलिए नील की पाश्चात्य देशों में बड़ी ही मांग थी। नील का काफी उस समय महत्व था। लाखों की संपदा उन अंग्रेज ठेकेदारों के हाथ लगी, किंतु रैयत का कोई लाभ नहीं हुआ। अंग्रेज यहां पर आकर बसे और लाखों की संपत्ति उनके हाथ लग गई, लेकिन रैयत का कोई लाभ नहीं हुआ। बेतिया राज से बहुत कम अदायगी पर हजारों एकड़ जमीन इन गोरे ठेकेदारों ने ले ली। हजारों एकड़ जमीन इन्होंने हथिया लिए। ठेठ देहात में उनकी भव्य कोठियां खड़ी हो गई। मत पूछिए, अंग्रेज आकर के वहां पर, अगर देहाती भाषा में कहे तो बड़े बड़े कोठी वहां पर बना लिए अपने रहने के लिए। मतलब इनका शासन चलने लगा। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाने लगी थी। हर 20 कट्ठा जमीन पे 3 कट्ठा नील की खेती के लिए हर किसान को रखना लाजमी था। देखो वैसा नियम बनाया गया था बच्चों की। देखो किसान लोग, जो भी यहां पर इस चंपारण की मिट्टी पर खेती करेगा, हर 20 कट्ठा खेती में 3 कट्ठा उसको नील की खेती करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नियम बनाया गया कि किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई गई। हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए हर किसान को रखना लाजमी था। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब केमिकल रंगों के इजाद होने पर नील की मांग कम हो गई, तब भी यह जबरदस्ती चलती रही। चलिए, नील का जब डिमांड ज्यादा था तब भी इन अंग्रेजों ने किसानों को दबाया था, सताया था, शोषण किया था और हुक्म चला करके जबरदस्ती उनकी खेती पर, उनकी भूमि पर हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती पर नील की खेती कराने के लिए दबाव बनाया था। लेकिन फिर भी जब नील का डिमांड कम हो गया, तब ऐसा ना हुआ कि नील की खेती के लिए भी कमी किया गया। नहीं, नील का डिमांड कम होने के बाद भी अंग्रेजों ने जबरदस्ती शासन चलाया है वहां के लोगों पर, किसानों पर। यह जबरदस्ती चलती रही और 3 कट्ठिया से छूट पाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया कि वे मोटी रकमें गोरे ठेकेदार को दे दे। ऐसा 3 कट्ठिया का संबंध नील की खेती से, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, 3 कट्ठिया का संबंध किससे है? 3 कट्ठिया का संबंध किससे है बच्चों? नील की खेती से है। और वो मोटा रकम हथियाना चाहते थे कौन? अंग्रेज। चंपारण और कुछ आसपास के इलाकों में इन नीलहे साहबों का निष्कंटक साम्राज्य था उन दिनों। चंपारण और आसपास के कुछ इलाकों में ये अंग्रेज आकर के शासन चलाया करते थे। जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती, सुनिएगा थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन कोई नहीं है, एकदम मजे से पढ़ना है। जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे। सोचो इन अंग्रेजों के कितने बड़े ये ऐसे थे, गुस्सा आता इन पर। ऐसा नियम बना रखा था कि जिन रास्तों पर अंग्रेजी साहब चलेंगे ना, उस पर अगर जानवर के पैरों को निशान आ गया, पड़ गए तो समझ जाना बड़ी कुटैया करता था लोग। यदि किसी रैयत के, किसी भी किसान के यहां उत्सव या शादी विवाह होते थे तो साहब के यहां नजराना भेजना पड़ता था, न्योता भेजना पड़ता था। ऐसा नियम था। किसी भी किसान वर्ग के घर में
शादी ब्याह हो, कोई भी फंक्शन हो, तो भैया जो अंग्रेजी साहब है ना, उनको जा करके नजराना दीजिए, न्योता दीजिए। साहब बीमार पड़ता तो रैयतों से इलाज के लिए वसूली होती है। साहब अगर अंग्रेज साहब बीमार पड़ते हैं ना, तो दिखाने के लिए पैसे किसानों से तहसील कर लाया जाता था। साहब हाथी खरीदता तो रैयत को अपनी गाड़ी कमाई में से कुछ ना कुछ देना होता था। वो हाथी भी खरीदता था ना, अंग्रेज सरदार जो अंग्रेजों का शासक था, वो अगर हाथी भी खरीदता है तो खरीदने के लिए पैसा रैयत से लेते थे लोग, अर्थात किसानों से लिया जाता था। अमुलवा कोठी के साहब का नाम था एमन, याद रखना, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। क्या? अमुलवा कोठी के साहब का नाम था एमन, एमन साहिब का नाम था। भीषण आतंक था एमन साहिब का, बड़ा ही चंडाल प्रकृति का था, बड़ा आतंकवादी टाइप का था वो। किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देता था वो, बड़ा शैतान है वो। कौन? एमन। अमुलवा कोठी के अंग्रेज साहब जो था उसका नाम था एमन साहब, बड़ा ही बकलोल टाइप का था, खिसिया प्रकृति का था, गुस्से वाला था, ये आतंक था इसका। मतलब किसी भी किसान की झोपड़ी में आग लगा देना, किसी को जेल में ठूंस देना, ये क्या मतलब, ये सब इसका रोज का काम था। ये तत्कालीन शासन नीलहे गोरे के हाथ का पुतला था। अभी जो शासन चल रहा था वहां पर, ये सब इन लोग के हाथ में था। उन दिनों उत्तर बिहार में दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात में डकबंगले नहीं बनते थे, वे सभी साहबों की कोठियों में ठहरते थे, सब जाकर के साहब के कोठी में ठहरते थे। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का आसन चंपारण में देर से पहुंचे, इसलिए गंगा पर पुल बनाने की स्कीम में तत्कालीन शासन से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यो बरसों तक चंपारण में गोरो नीलहे का राज ब्रिटिश शासन की छत्रछाया में पनपता रहा। देखिए, दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर, ये दक्षिण बिहार के जो क्रांतिकारी विचार थे वो चंपारण में देर से पहुंचे। चंपारण में ये सब पहुंच जाके तो अंग्रेजों को ठोक ठोक के वहां से भगा देते। लेकिन अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया कि भाई दक्षिण बिहार से चंपारण आने वाला जो रास्ता है ना, उस पर हम पुलें नहीं बनवाएंगे, न रहेगी बांस न बजेगी बंसुरी, पुल बनवा देंगे तो सब आ जाएंगे और सब हम लोग का पुल खुल जाएगा, ठोक ठोक के पिटैया हो जाएगा। इसलिए उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई। अंग्रेजों ने बरसों तक चंपारण की धरती पर किसानों पर अपना रोब जमाया और उस पुल को बांधने में देर की, नहीं तो भाई सारे विचार इधर के उधर चले जाते। समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलिए। और आतंक और दैन्य समृद्धि और बेबसी के उस आलम में सन 1917 के अप्रैल मास में एक बिजली सी कौंधी, मचाओ आतंक, देर है अंधेर नहीं। तब तक इसी बीच 1917 अप्रैल महीना में एक बिजली सी कौंधी, वहां पर हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कदम पड़े। सुनिए, बाकी ज्यादा कुछ विशेष कहने की जरूरत नहीं है, जो बातें हैं इसमें पढ़ना ही पड़ेगा आपको। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिखी है। गांधी जी के जो चमत्कार किए गए थे ना, वो स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिखी है। ध्यान रखिएगा बच्चों, किसके कदम पड़ गए? गांधी जी के कदम पड़ते हैं वहां पर। गांधी जी फाइनली आते हैं चंपारण की धरती पर, देख रहे हो ना, आ गए हैं चंपारण की धरती पर। गांधी जी के कदम आते हैं। स्वतंत्र युद्ध के महानाटक की उस नांदी पाठ में मानव सूत्र रूप में संघर्ष और विजय की सारी गाथा ही समा गई है। यहां उनका ब्यौरा नहीं लिखूंगा, पर मई सन 62 में मुझे एक अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी जहां पर आए थे उस भूमि पर मैं भी 1962 में पहुंचा था भ्रमण करने के लिए और देखा था। हालांकि महात्मा गांधी 1917 अप्रैल महीना में आए थे, लेकिन मैं, लेखक कह रहे हैं कि मैं 1962 में वहां पर पहुंचा था। बड़ा ही मुझे अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था उन सभी स्थानों की रज लेने जहां गांधी जी ने 1917 का अभियान किया था। बच्चों, लेखक बताते हैं कि जब चंपारण की भूमि पर अप्रैल महीना 1917 में महात्मा गांधी की कदम का आगाज होता है, लेकिन मैं 1962 के करीब वहां पर जाता हूं और जहां जहां उन्होंने अभियान चलाया था मैं भी वहां पर घूमता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य है। लेखक बताते हैं, आगे की बात सुनिए। अब देखिए, उस तीर्थ यात्रा में मुझे सत्संग मिला उन महानुभावों का जो सन 17 में गांधी जी के साथ थे। सन 17 में जो महात्मा गांधी के साथ थे, मैं जब 62 में गया तो कुछ लोगों के साथ मिला, सत्संग मिला, सोने में सुहागा हो गया हो। मोतिहारी में मिले थे श्री राम दयाल शाह। मोतिहारी में कौन मिले थे? श्री राम दयाल शाह मिले थे। गांधी जी के रहने सहने का प्रबंध जिनके हाथों हुआ था, एवं श्री हरवंश सहाय जो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गांधी जी के साथ गए थे, उन वकीलों में थे जो उस आंदोलन में उनके सलाहकार रहे। ये काफी लोग हमारे साथ मिले। लौटने पर मुजफ्फरपुर में श्री रामनवमी प्रसाद से मुलाकात हुई। काफी देर तक मैंने उनसे बात भी किया। ये कौन कहता है बच्चों? लेखक कहते हैं। लेखक कौन? जगदीश चंद्र माथुर कहते हैं। आगे देखिएगा चीजों को, आगे क्या है। इन लोगों के साथ मुलाकात हुई, काफी देर तक बात हुई। रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू उन दिनों गांधी जी के साथियों में अग्रगण्य थे, आगे आगे रहते थे ये राजेंद्र बाबू और रामनवमी जी। और काफी मैं भाग्यशाली हूं, सौभाग्यवान हूं, अपने आप को भाग्यवान मानता हूं कि मैं भी 1962 में उस धरती पर गया और उस धरती के उन विशेष जगहों पर गया जहां पर 1917 में गांधी जी ने अभियान चलाया था। रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू उन दिनों गांधी जी के साथियों में अग्रगण्य थे, आगे रहते थे। जिस तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया, वह राजकुमार शुक्ल सन 17 के पहले से ही श्री राम दयाल शाह, श्री रामनवमी प्रसाद और हरिवंश सहाय इत्यादि के संपर्क में आया था।
राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल एक ऐसा तेजस्वी किसान था बच्चों कि यही महात्मा गांधी से विनती किया था, रिक्वेस्ट किया था कि महात्मा गांधी जी आप आइए चंपारण और मिल करके यहाँ के भी जो आंदोलन है हम लोग इसको सफल बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी चंपारण की धरती पर किसके आग्रह पर आए थे? तो उस किसान का नाम था बच्चों राजकुमार शुक्ल। याद रखिएगा क्या नाम था उस किसान का? राजकुमार शुक्ल। सन 30 में उनकी मृत्यु हो गई, किंतु मेरा अविस्मरणीय अनुभव रहा सुदूर भितिहरवा गांव में। लेखक जब गए हैं तो भितिहरवा नाम का एक गांव है, वहां पर जाते हैं और देखिए वहां का क्या होता है स्थिति। यह गांव अमोलवा के निकट है। अमोलवा कोठी जिसका कौन था? वो साहब था एमन। अमोलवा कोठी उसी के आसपास एक गांव था भितिहरवा, जहां सन 17 में एमन साहब की तूती बोलती थी। सन 17 में ना तूती बोलती थी उनकी। जब गांधी जी चंपारण की रैयत को भय और अत्याचार के चंगुल से बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उन्होंने ग्रामीण जनता की सामाजिक अवस्था के सुधार का विस्तृत गणेश किया था। लोग वहां पर डर के रहते थे। एमन वाला जो एमन था वो काफी रंगबाज टाइप का इंसान था, किसी की झोपड़ी में आग लगा देता था, जब जेल में टूंस देता था, मतलब पीट भी देता था किसी को। इस तरीके के मतलब अनैतिक व्यवहार, दुराचारी कहा जा सकता है, दुष्टात्मा कहा जा सकता है उसको। और इन लोग डरे हुए थे यार कि एक तो कुछ भी कर सकता है हम लोग के साथ, तो वहां पर लोग काफी डर करके जिया करते थे। लेकिन सन 17 में गांधी जी के जब चरण वहां पर आते हैं तो वो लोगों को जीना सिखाते हैं हिम्मत के साथ। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। श्री रामनवमी प्रसाद ने बताया कि एक दिन किसी गांव में किसानों की शिकायतों का अध्ययन करने गांधी जी जा रहे थे उनके साथ। अब ये सारी बात वहां पर जब लेखक 1962 में गए हैं तो वहां के लोग बता रहे हैं। अब उन्हीं में थे एक रामनवमी प्रसाद जी। रामनवमी प्रसाद जी लेखक से कहे कि देखिए लेखक साहब माथुर जी, एक बार ऐसा हुआ कि हम और गांधी जी जा रहे थे किसानों की शिकायत का ब्यौरा लेने के लिए कि क्या है कैसे है, ठीक है ना। तो दूर जाना था, हाथी पर दोनों हम लोग सवार थे, कड़ी धूप थी, वो बड़ी धूप था। तभी गांधी जी ने ग्रामों की दुरावस्था को दूर करने में शिक्षा की महत्ता पर अपने विचार प्रकट किए। गांधी जी को लगा कि इतना धूप है और इतना काफी ज्यादा लोग यहां से बाहर जाते होंगे बच्चे, तो बड़ी दूर पड़ता होगा। एक काम किया जाए भाई, सबसे पहली चीज होती है शिक्षा, और शिक्षा व्यवस्था पर सुधार लाया जाए। भले हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था जैसी भी रहे, मत पूछिए, अभी तो शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ाई हुई नजर आ रही है। लेकिन उस समय देखिए महात्मा गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वे चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना करना चाहते हैं। ये बात गांधी जी रामनवमी प्रसाद से बता रहे हैं और रामनवमी प्रसाद लेखक को बता रहे हैं कि माथुर जी जब गांधी जी आए थे ना तो हम लोग ऐसे ऐसे हाथी पे बैठ के जा रहे थे ना, बड़ी धूप थी। गांधी जी ने विचार किया कि यार यहां पर पहले विद्यालय का होना बड़ा जरूरी है। चंपारण के कुछ गांव में वो विद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं। थोड़े दिन बाद उन्होंने 3 गांव में आश्रम विद्यालय स्थापित करवा दिया। कौन? महात्मा गांधी। बड़हरवा में, मधुबन में और भितिहरवा में। इनामवा याद रखिएगा आप सभी कोई, ये सभी कोई इन सब कोई नाम याद रखना। 3 गांव, चंपारण के 3 गांव में उन्होंने आश्रम विद्यालय बनवाया। कई बच्चे वहां के जुड़े भी होंगे। बड़हरवा से और मधुबन में और भितिहरवा, ये 3 गांव में उन्होंने आश्रम विद्यालय की स्थापना करवाई और कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तीनों गांव में तैनात किया। अपने सैनिक तैयार करते हैं, निष्ठावान कर्तव्य जो जिम्मेवार हैं, जो काफी टैलेंटेड है, उनको तैयार किया गांधी जी ने। और वे कार्यकर्ता आए गुजरात और महाराष्ट्र से। देखिए गुजरात से और महाराष्ट्र से उन्होंने कार्यकर्ता को बुलाया कि भाई आप लोग इन तीनों आश्रम विद्यालय को संभालो और दम जड़ से उठाओ और इसको आगे बढ़ाओ। बड़हरवा का विद्यालय विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बवन जी गोखले देखते हैं। सुनिए कितनी अच्छी बात है, महात्मा गांधी जी की सोच। यहां पर सलाम करते हैं उनको। बड़हरवा का जो विद्यालय था वहां पर किनको इंजीनियर तैनात किया गया, किनको निष्ठावान समझा गया? श्री बवन जी गोखले, जो कि विदेश से पढ़ करके आए थे। वो चंपारण की भूमि पर आकर के बड़हरवा गांव के आश्रम विद्यालय का शिक्षा का बागडोर अपने हाथ में संभालते हैं और उनकी विदुषी पत्नी अवंतिका बाई गोखले ने चलाया। देखिए दोनों पति पत्नी मिलकर के बड़हरवा के विद्यालय को देखते हैं और संभालते हैं, ठीक है ना। साथ में देवदास गांधी भी थे बड़हरवा आश्रम विद्यालय को चलाने के लिए। मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से नरहरि दास पारिख और उनकी पत्नी तथा सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा। मतलब अलग अलग विद्यालय पे अलग अलग जगह से लोग आए, ठीक है ना। तो पहले जो थे वहां पर बवन जी गोखले और उनकी पत्नी थी, साथ में देवदास गांधी भी थे। और मधुबन का जो विद्यालय था आश्रम विद्यालय, वहां पर गुजरात से 2 मतलब एक पति और एक पत्नी को बुलाया गया, जिसमें पति का नाम था नरहरि दास पारिख और उनकी पत्नी थी, ठीक है ना। कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहां रहे, ये नाम है इंसान के। भितिहरवा के अध्यक्ष थे वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सुमन जी। और भितिहरवा में जो था विद्यालय के वहां पर जो अध्यक्षता की गई वो डॉक्टर देव और सुमन जी के हाथ से किया गया। बाद में वहां पुंडलिक जी गए। बाद में भितिहरवा कौन गया बच्चों? पुंडलिक जी। पुंडलिक ध्यान रखिएगा, बाद में वहां कौन गया? पुंडलिक जी। मैं यहां पर लिख रहा हूं, बाद में वहां पुंडलिक जी जाते हैं। अब ये पुंडलिक जी से काफी क्वेश्चन बना है। कुंडलिक मत लिखो, पुंडलिक लिखो मैं यहां पे लिख दिया हूं।
अब चलिए आगे की ओर चलिए। अभी मैं कोई आपका चैट नहीं पढ़ने वाला हूं, बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और काफी दिनों से आपके डिमांड आ रहे थे। फिर भी आप लोगों को कितना भी पढ़ा दिया जाना तो वो आपका आदत छूटने वाला है नहीं, उंगली करने वाला। चैट में कुछ भी चलते रहना। इधर बच्चे कितने शांति से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ो तुम सब मजे से। अब सुनिए ऐसा क्या हुआ फिर आगे। पुंडलिक जी आए, स्वयं कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में रही। कस्तूरबा भी वहीं पर रहती थी। इन कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवकों की देखभाल करती रही। कौन? कस्तूरबा जी। इन विद्यालयों का आदर्श क्या था, इससे बारे में गांधी जी ने एक पत्र लिखा चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर को। गांधी जी वहां के एक अंग्रेज कलेक्टर को पत्र लिखते हैं जिसमें शिक्षा संबंधी बातों पर विशेष बल देते हैं। वो सारा जोर पॉइंट किस पर डालते हैं? शिक्षा पर। मैंने इन स्कूलों में किसी तरह का नपा तुला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया है, क्योंकि मैं तो पुरानी लीग से हटकर चल रहा हूं। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हेय मानता हूं। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। अपने प्रयोग में वर्तमान पद्धति के गुणों को ग्रहण करते हुए मैं उसके दोषों से बचने की चेष्टा करूंगा। मुख्य उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत और चरित्र जिनका निष्कलुष हो। मैं तो इसे ही शिक्षा मानता हूं। अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। जीविका के लिए जो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इरादा यह नहीं है कि शिक्षा पा लेने के बाद ये बच्चे अपने वंशगत व्यवसायों को छोड़ दे। जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन को परिष्कृत करने में होगा। कुछ ही समय के लिए सही गांधी जी के इन आदर्शों की भितिहरवा में भी कार्यान्वित करने की चेष्टा की गई। गांधी जी पत्रों में लिखते हैं और अपने विचार शिक्षा के संबंध में बताते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि जो भी बच्चे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो ऐसे पुरुष और ऐसे महिला के संपर्क में रहे जो संस्कारी हो और जिनके चरित्र पर दाग न लगा हो। ये बच्चे होनहार बनेंगे। सिर्फ किताबी शिक्षा को लेना ही शिक्षा नहीं है। अपने संस्कार और घरों के क्रियाकलाप या जीवन के क्रियाकलाप से संबंधित कार्यों को जब करते रहेंगे और वो उसे अपने दैनिक जीवन में जैसे खेती में उसका उपयोग करते हैं तो यही असली शिक्षा मानी जाएगी। जीविका के लिए जो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं उनको लिए औद्योगिक इंडस्ट्रियल एजुकेशन का भी यहां पर व्यवस्था किया जाएगा। और इरादा यह नहीं रखना है कि अगर आप यहां शिक्षा प्राप्त करते हैं तो दूसरे जगहों पर जाए, ऐसा नहीं। आप अपने वंशगत व्यवसाय को ना छोड़े, आप यहीं पर रहें। उसी भितिहरवा में मैं पहुंचता हूं और मेरा भाग्य देखिए कि उसी दिन वहां मौजूद थे श्री पुंडलिक जी। लेखक कहते हैं कि मैं उसी भितिहरवा गांव में पहुंचता हूं जहां पर महात्मा गांधी ने इतने सारे काम किए थे। मेरा भाग्य देखिए कि मैं उसी पुंडलिक जी से मिलता हूं जो महात्मा गांधी से मिले थे। सन 17 में इन्हीं पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया था। पुंडलिक जी को कब बुलाया गया था? नोट करिए कॉपी में। 17 में, सन 1917 में इन्हीं पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया था। कहां से? बेलगांव से। भितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए और ग्राम वासियों के दिल से भय को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने पुंडलिक जी को बेलगांव से वहां भितिहरवा में बुलाए थे। सुन लीजिए, फिर से वो लाइन मैं रिपीट करता हूं। सन 1917 में महात्मा गांधी ने बेलगांव से पुंडलिक जी को भितिहरवा की भूमि पर बुलाते हैं। क्यों? ताकि ये आकर के बच्चों को शिक्षा भी दे और यहां के लोगों में जो दिल में भय बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है, उसको हटाया जाए। ठीक है। वे लगभग 1 साल रहे और फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निर्वासित कर दिया। अब देखिए, पुंडलिक जी वहां पर 1 साल रहे, फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें हटा दिया। भाई अब तो कुछ भी करोगे ना, जिसकी सरकार है उस सरकार के विपरीत तुम कुछ करोगे उंगली, तो वो तुमको वहां से हटा ही देगा। लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी हर 2-3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने पुंडलिक जी आ जाते हैं। लेकिन 2-3 साल में वो आ ही जाते थे। उनके शिष्य भी मौजूद थे, वृद्ध हो चले थे, बूढ़े हो गए थे। पुंडलिक जी के शिष्य भी वहां पर थे, किंतु पुंडलिक जी का तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर, दबंग आवाज साक्षी है। पुंडलिक जी शिक्षक थे। पुंडलिक जी कौन थे बच्चों? शिक्षक थे और एकदम दबंग आवाज था और वो मतलब बलिष्ठ शरीर, बलशाली शरीर था। उस अग्नि शिखा के जिसने गांधी जी के शीतल बंधन में बंध जाना मंजूर किया था, वाह पुंडलिक जी। पुंडलिक जी ने वह कमरा दिखाया। पुंडलिक जी जब वहां पर लेखक गए हैं ना, तो पुंडलिक जी ने वो कमरा दिखाया जहां बैठकर गांधी जी काम करते थे। लेखक को वो कमरा दिखाते हैं पुंडलिक जी की। देखिए माथुर जी, यहीं पर गांधी जी बैठा करते थे और काम करते थे। देखिए वह मेज जिस पर शायद उन्होंने चिट्ठियां लिखी, वही मेज है। एक मठ के निकट यह आश्रम है। गांव में गांधी जी को आश्रय देने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। जब गांव में गांधी जी आए थे ना, तो कोई डर से उनको जगह नहीं देता था। मठ के महंत ने एक महुए के पेड़ के नीचे उनको जगह दिया था। अब याद रखिएगा, महात्मा गांधी को वहां पर जगह कौन दिया था? तो मठ के एक महंत ने महुए के पेड़ के नीचे उनको जगह दिया था। गांधी जी ने खटिया बिछाई और बाद में एक झोपड़ी बनाई जिसमें डॉक्टर देव आकर के रहे और आश्रम को चलाते रहे। आगे देखिए बच्चों, उस झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया। एमन एकदम माने बकवास इंसान था वो, जो अंग्रेजी सरकार में अंग्रेज का ही आदमी था और वो अंग्रेज था। वो अपने आप को शासक समझता था और था भी। इतना मतलब ये खोपड़ी उसका उल्टा था कि वो जिसका मन किया उसका खोपड़ी जला देता था।
खोपड़ी नहीं, झोपड़ी झोपड़ी जला देता था। गांधी जी जब वहां पर आए तो गांधी जी ने एक उनके लिए एक बनाया गया था झोपड़ी, उस झोपड़ी को भी जला दिया। अब लो, अब तुम शेर जहां रहता है वहां तुम उंगली करोगे तब तो वो बोलना पड़ेगा, मुंह में उंगली मत करो। हेमंत साहब ने मुंह में उंगली कर दिया, गांधी जी का आग लगा दिया भाई उनके झोपड़ी का। अब सुनिए क्या हुआ, बाद में वह खपरेल का भवन बना, खपड़ा खपड़ा खपरेल भवन बना, जो अब भी बहुत मौलिक अवस्था में है। कस्तूरबा यहां रहकर आश्रम के कार्यकर्ताओं की देखभाल करती रही। गांधी जी प्रायः बेतिया में और मोतिहारी में ही रहते थे। बेतिया और मोतिहारी, सारे बच्चे जानते हो ना, बेतिया और मोतिहारी, वहां पर रहते थे। पुंडलिक जी के 3-4 शिष्य भी मिले और पुंडलिक जी ने सन 17 के अपने रोचक अनुभव की कथा भी सुनाई। मैं जब गया था, लेखक कहते हैं ना माथुर जी की, जब मैं गया था तो पुंडलिक जी के मुझे 3-4 वहां पर चेला मिले थे, शिष्य मिले थे, और मत पूछिए बड़ा ही रोचक अनुभव की कथा भी सुनाई गई। पुंडलिक जी ने हमें सुनाया। एक दिन एमन साहब इनके आश्रम में आया, एक दिन एमन स्वयं आया इनके आश्रम में। कायदा था कि साहब जब आए तो गृहपति उसके घोड़ों की लगाम पकड़े। अब सुनो, ऐसा नियम लगा दिया था वो दुष्ट आदमी कि ऐसा कायदा था, ऐसा नियम था कि जब भी साहब आते हैं तुम्हारे घर तो घर पति, गृहपति जो घर का मालिक है, वो घोड़े की लगाम पकड़े। अब लो, अब ये भैया तो मतलब क्या ही बताया जाए। अब अंग्रेज सरकार आकर के कहती है कि अगर भाई हम साहेब हैं, हम तुम्हारे घर गए ना तो तुम्हारे घर का जो मालिक है वो हमारे घोड़े का लगाम पकड़ेगा, तब मैं उतरूंगा, मैं सोफे पे बैठूंगा। भाई बड़ा तू मालिक है। गृहपति उसके घोड़े की लगाम पकड़े। पुंडलिक जी ने कहा नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। पुंडलिक जी साहसी आदमी लगे करने सामना अंग्रेजों का, कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं लगाम नहीं पकड़ूंगा, वो मेरी कक्षा में आए। वो खुद आए। पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता, और ये निडरता कौन दिया था पुंडलिक जी को? महात्मा गांधी ने। और वही निर्भीकता उन्होंने गांव वालों की दी। गांव वालों में भी पुंडलिक जी ने कूट कूट कर हिम्मत भरा। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता थी, यही निडर उस चंपारण के आंदोलन को सफल बनाया। आज जब हम स्वतंत्रता के वातावरण में स्वच्छंदता का भी नर्तन करते हैं तो शायद हम उस निरंकुशता के आतंक का अंदाज भी नहीं लगा सकते जिसकी छाया में हमारे अगणित देशवासी ग्रामीण अंचलों में कलयापन करते थे। गांधी जी ने उस दुर्भेद अंधकार को चीर दिया। एक समय था जहां पर इन अंग्रेजों के द्वारा कई परिवार को मारा गया, शोषण किया गया, दबाया गया। कई परिवार अपने आप को शोषित समझ करके मर गए। अगणित परिवार ऐसा नष्ट किया है, अपने आप को नष्ट किया भी गया है उनको। लेकिन यह एक अंधकार को चिरने वाला वही व्यक्ति आया, कौन? महात्मा गांधी। किंतु उसी चंपारण में उनकी दूसरी सीख को हमारा शिक्षित समाज हृदयगम नहीं कर सका। मैंने गांधी जी का तत्कालीन पत्र व्यवहार अंशतः पढ़ा है। एक भी वाक्य गांधी जी ऐसा नहीं लिखते थे जो उनके तथ्य की पूरी जानकारी में ना हो। हवा में गांधी जी नहीं लिखते थे, वो वही बात लिखा करते थे जो बिल्कुल सत्य था और जिस पर वो मतलब कुछ जानते थे। अधिकांश पत्र अंग्रेज अधिकारियों को लिखे गए थे। महात्मा गांधी जी ने अधिकांश पत्र अंग्रेजों के लिए लिखा था। किसके लिए लिखा था बच्चों? अंग्रेजों के लिए लिखा था। अब देखिए आगे क्या होता है। उनके पास तरह तरह की खबरें आती रंजनापूर्ण। आजकल का जमाना होता तो लोग उन खबरों को समाचार पत्रों में छापते, क्रोधपूर्ण दोषारोपण करते। भैया आज तो मत कहिए, इस तरह के माहौल है कि कुछ भी मिल गया ना चिपका दो, कुछ भी मिला चिपका दो। लेकिन गांधी जी किसी भी चीज को लिखने से पहले, पत्र में डालने से पहले उस पर सोच विचार मंथन किया करते थे। किंतु गांधी जी हर बात को तोलते थे, स्वयं सत्यापन करते थे, वेरिफिकेशन करते थे कि यह बात सत्य है कि हवा में उड़ रही है। बिना कौवा कान लेके गया, कौवा कान लेके गया, अब कौवा के पीछे भाग रहे हैं, अपना कान नहीं दिख रहा है। ऐसी बात गांधी जी नहीं करते थे। गांधी जी बड़ा ही छानबीन करते थे किसी भी बात में। बिना छानबीन किए किसी भी मामला पर वह कुछ लिखते नहीं थे। कौन? गांधी जी। समाचार पत्रों में अपनी इंक्वायरी के समाचार बहुत कम देते थे। वो किसी गांव से अत्याचार की खबर आती थी तो वहां जाकर गांधी जी खुद पहले पूछताछ किया करते थे। राजेंद्र बाबू भी जा सकते थे, अनुग्रह बाबू, धरणीधर बाबू, इन सब लोगों से जांच भी करवाते थे। वो कौन? महात्मा गांधी जी। असल में जब 1916 की लखनऊ कांग्रेस में लोगों ने उनसे चंपारण की त्रस्त जनता के संबंध में प्रस्ताव रखने को कहा तो बोले, अपनी आंखों से देखे बिना और इन बातों की जांच पड़ताल किए बिना मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा। लखनऊ में 1916 कांग्रेस वाला जो समझौता हुआ था बच्चों, उनमें कुछ लोगों ने कहा कि गांधी जी चंपारण की भूमि पर लोगों को त्रस्त किया जा रहा है अंग्रेजी सरकारों द्वारा, आप उस मामले में क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जी बड़े ही अपने इस वचन से कहते हैं एक ऐसे शब्द कि देखिए आपका जो भी कहना है वो मैं मानता हूं कि सही है, लेकिन मैं इस मामला में तभी पढ़ूंगा जब मैं खुद जा करके इसकी देखूंगा, जांच पड़ताल करूंगा, तब मैं इस मामले में पढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं पढ़ूंगा। तो ये गांधी जी की विशेषता थी कि वो हवा में की गई बातों पर विश्वास नहीं करते थे और चीजों को पहले जांच पड़ताल किया करते थे, छानबीन करते थे, तब जाकर के वो कुछ भी लिखा करते थे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। नीलहे साहब के बंगलों में जाकर उनकी बातों को भी सुनते थे। कौन? गांधी जी जाते थे। यही वह सत्य था जिसका आचरण उनके जीवन का संबल था। गांधी जी का एक ही हथियार थे बच्चों, क्या क्या पता है ना? सत्य और अहिंसा को देख करके उन्होंने जिया और सफल बनाया अपने जीवन को। आज तो बिना जांच पड़ताल के दोषारोपण किए जा सकते हैं। कोई कुछ भी कह दिया जाकर के तुरंत लड़ जाए, दोषारोपण, तू ये हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे क्यों बोले, बिना जांच पड़ताल किए। लेकिन गांधी जी में ये चीज नहीं था बच्चों।
आज तो छोटी सी बात को बढ़ाकर समाचार पत्र एवं गुमनाम चिट्ठियों में लिखना मामूली बात हो गया है। आज सत्य जो है वो धूल धूसरित होकर कोना में पड़ा हुआ है। सत्य के बारे में कोई नहीं जा रहा है खोजने की सत्य क्या है। सत्य तो कहीं धूल में बेचारा गंदा होकर के कहीं कोना में पकड़ा हुआ है। लोग हवा में ही पड़े हुए हैं, झूठी बातों पे ही लोग विश्वास करने लगे आज के समय में। कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। गांधी निधि गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थलों में कुछ स्मारक बना रही है, लेकिन क्या यहां कोई तीर्थ टिक पाएंगे? लेखक के मन में यह संदेह, गांधी जी के द्वारा यहां पर कुछ गांधी जी के द्वारा किए गए पावन स्थलों में कुछ स्मारक बन रही है, लेकिन क्या यहां कोई तीर्थ टिक पाएंगे? आगे आइए देखते हैं क्या होता है। बस अब अंतिम में हम लोग, टेंशन मत लेना, सभी को साथ बनाए रखिए, फिर मजा आ जाएगा। आगे देखिए, बिना इधर उधर की बात किए हुए हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। भितिहरवा के पास ही रामपुरवा है। भितिहरवा गांव के पास एक दूसरा गांव है जिसका नाम है रामपुरवा, जहां ध्वस्त पड़े हैं 2 अशोक स्तंभ। अशोक ने जो स्तंभ बनवाए थे वो बिल्कुल ध्वस्त पड़े हैं। रामपुरवा में कितने अशोक स्तंभ ध्वस्त पड़े हैं बच्चों? चैट सेक्शन में लिखिए सभी कोई। रामपुरवा में कितने अशोक स्तंभ ध्वस्त पड़े हैं? 2। एक पर सिंह था तो दूसरे पर बैल था। उस स्तंभ में एक स्तंभ पर सिंह था तो दूसरे स्तंभ पर बैल था। पुष्ट मौर्य कला के नमूने थे। शायद रामपुरवा कोई बौद्ध तीर्थ स्थल रहा हो। अब देखिए, गंडक नदी के किनारे कई बौद्ध स्थल है। गंडक नदी के किनारे कई बौद्ध स्थल है। कुशीनगर हो गया, लौरिया हो गया, नंदनगढ़ हो गया, अरिराज हो गया, केसरिया हो गया, चांदकीगढ़ हो गया, वैशाली हो गया। कुशीनगर गोरखपुर जिले में है। अब कुशीनगर एक स्वतंत्र जिला है। अब कुशीनगर एक स्वतंत्र जिला है जहां गंडक को नारायणी कहा जाता है। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चों कि कुशीनगर में गंडक नदी को क्या कहा जाता है, तो तुम जवाब देना कि नारायणी कहा जाता है। क्या कहोगे? कुशीनगर में गंडक को क्या कहा जाता है? नारायणी के नाम से जाना जाता है। अब नदी कई मील हट गई है। भगवान बुद्ध की निर्वाण सैया की वह मूर्ति निस्संदेह विराट है। संभवतः इस मूर्ति और मंदिर का निर्माण ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी में उन्हीं लोगों ने कराया जिन्होंने बोध गया मंदिर का बनवाया था। लेखक ऐसा अनुमान करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं कि ये इतनी पुरानी मंदिर है भगवान बुद्ध की, वहां पर विराट, वहां पर जो प्रतिमा थी वो काफी पुरानी है। ऐसा लग रहा है कि ईसा के प्रथम या द्वितीय शताब्दी में उन्हीं लोगों ने इस मंदिर का निर्माण कराया होगा जो बोध गया के मंदिर बनवाए होंगे। जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत के शरीर को भस्म किया था वहां एक ध्वस्त स्तूप भी पड़ा था। तथागत की भस्म के ऊपर गंडक नदी के आसपास अनेक स्तूप बने, अनेक स्मारक बने थे। गंडक के पूर्वी तट पर बिहार में नंदनगढ़ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। इसका मुकाबला जावा का बरबदूर का मंदिर ही कर सकता है। अभी तक इसका काल निर्णय नहीं हो पाया है। 82 फुट ऊंचा और 1500 फुट वृत्ताकार इस स्तूप के शीर्ष स्थल के निकट मैंने वह स्थान देखा जहां एक छात्राकार स्मारक के भीतर कांसे के बर्तन में भोजपत्र पर लिखी 4वीं शताब्दी की एक बौद्ध पांडुलिपि पाई गई थी। लेखक क्या बताना चाहते हैं? गंडक का इतिहास, गंडक से जुड़े कुछ जगह, कुछ स्मारक, कुछ स्तूप, कुछ स्तंभ का इतिहास कि वहां पर कितने प्राचीन प्राचीन चीज मिले थे। थोड़ी ही दूरी पर अशोक का बनाया हुआ लौरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ है। गंडक के आसपास, भितिहरवा के आसपास जुड़े रामपुरवा में भी कई सारे ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन चीजें ध्वस्त पड़ी हुई है। ऐतिहासिक चीजें हैं, प्राचीन चीजें हैं, लेकिन ध्वस्त पड़ी हुई है। मेरे विचार में यह अशोक का सबसे कलापूर्ण स्तंभ है। लेख भी स्पष्ट है। इस लेख और उससे कुछ दक्षिण में अरिराज स्तंभ पर अंकित लेखों में शासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन है। महामात्रों को जनता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए इनका आदेश है। पशुवध की मनाही की गई है। वहां पर पशुवध नहीं होना चाहिए, मना किया गया है। तत्कालीन कमिश्नरों को अपने कर्तव्य और आदर्शों की याद दिलाई गई है कि जो भी यहाँ पर कमिश्नर है, लोग भाई अपना अपना कर्तव्य ध्यान रखें। आजकल का कमिश्नर मैं गगन स्पर्शी सिंह की भंगिमा और उनके नीचे खुदे लेखों को देखते देखते मानो 2200 वर्ष पहले के प्रतापी किंतु करुणाद्र स्वर की प्रतिध्वनि सुन पा रहा हूं। वह स्वर आज भी कितना खरा है, आज के अधिकारी वर्ग के लिए भी कितना चुनौतीपूर्ण है। लेखक वर्तमान परिस्थितियों को काफी प्राचीन परिस्थितियों के साथ जोड़ते हैं और बताते हैं कि लौरिया नंदनगढ़ से ही एक नदी रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट भिखनाथोरी तक जाती है। अब ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड ने पूछ रखा है। अब तुमसे भी पूछा जाएगा तो मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो क्या बताओगे? बताओ, पॉइंट को फिर से सुनो। लौरिया नंदनगढ़ से ही एक नदी रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट एक गांव है भिखनाथोरी, वहां तक जाती है। कहां तक जाती है? भिखनाथोरी तक जाती है। नाम है पंडई नदी। पंडई नदी कहां तक जाती है? चैट सेक्शन में क्या लगाओगे? बताइए, पंडई नदी कहां तक जाती है? भिखनाथोरी तक। कहां तक बच्चों? भिखनाथोरी तक। शायद इसी के सहारे भगवान बुद्ध और बाद में अनेक भिक्षुक जाते थे लुम्बिनी और नेपाल, और इसी रास्ते के सहारे भगवान बुद्ध भी नेपाल जाया करते थे। और भी कई ऐसे भिखारी जो थे, भीख मांगने वाले, भिखना शब्द से सामने देखिए भिक्षुक, जो लुम्बिनी और नेपाल जाते थे इसी रास्ते से। फयान और वेनसांग भी इसी पथ से आए थे। ये लोग ऐतिहासिक शासक है। लौरिया नंदनगढ़ निश्चय ही एक विशाल पावन स्थल रहा होगा। बताइए कितना ही सौभाग्य, या मतलब इस रास्ते से होकर के इतने प्राचीन ऐतिहासिक शासक गुजरे हैं, कितना ही पावन स्थल था। अनेक टीले खुदाई की प्रतीक्षा में सदियों का रहस्य अपने हृदय में छुपाए पड़े हैं।
लौरिया के दक्षिण में अरेराज, सब देखिएगा जगह है, लौरिया के दक्षिण में अरेराज, अरेराज के दक्षिण में केसरिया और फिर वैशाली। यही तो वो पथ था जिससे भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर गए थे। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा क्या है, लाइन मैं फिर से पढ़ रहा हूं। लौरिया के दक्षिण में अरेराज, अरेराज के दक्षिण में केसरिया और वैशाली। इसी रास्ते से होकर के भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा किया था। अपनी परम प्रिय नगरी गणतंत्री लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में अंतिम दर्शन के लिए भगवान ने अपने समस्त शरीर को गजराज की तरह घुमाया और बोले, आनंद, तथागत का यह अंतिम दर्शन है। उसी वैशाली में भगवान बुद्ध ने अपने, लिखा गया कि अपनी परम प्रिय नगरी गणतंत्र लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में अंतिम दर्शन के लिए भगवान ने अपने समस्त शरीर को गजराज की तरह घुमाया और बोले कि आनंद, यह अंतिम दर्शन है हमारा। लिच्छवी रास्ता रुक कर खड़े हो गए, जो लिच्छवी थे वो सब रास्ता रुक कर खड़े हो गए। बीच में नदी आ गई, तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उन्हें दे दिया। इसी वैशाली में अम्बपाली ने तथागत को अपना आम्रकानन समर्पित किया था और इसी वैशाली में जैन धर्म के तेजस्वी तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। देखिए उस मिट्टी की प्राचीन इतिहास को, जो इतने सारे ऐतिहासिक, इतने विद्वान लोगों को जन्म दिया, और वहीं पर कुछ ऐसे स्मारक स्तूप पड़े जो ध्वस्त पड़े हुए थे, वहीं पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। आज जैन समाज अपनी इस पुण्य धरोहर को भूल गया है। वाह, आज जैन समाज इस धरती को भूल गया है और धरोहर को भूल गया है। ऐसे ही जैसे पौराणिक धर्मावलंबी हिमालय की तलहटी में भैंसालोटन की महत्ता को भूल से गए हैं, इसी तरह भैंसालोटन की भी महत्ता को भी कुछ लोग भूल गए हैं। तो यहां पर लेखक का एक इसकी तरफ इशारा है बच्चों कि हम जहां से उत्पन्न हुए हैं, हमारी जो ऐतिहासिक सभ्यता और संस्कृति है, जहां से हम कनेक्टेड थे, आगे भले ही विकास कर जाए, कितना भी आधुनिकता आ जाए, उन चीजों से जुड़े रहना चाहिए। भगवान महावीर वहां पर जन्म लिए और जैन धर्म के लोगों ने, आज जैनों ने उस धरती की महत्ता को भूल गया, उसकी धरोहर को भूल गया, जैसे भैंसालोटन की भी महत्ता को लोग भूले हैं। जहां हिमालय की छोटी पहाड़ियों के बीच गंडक चट्टानी दीवारों के बीच गुजरती है, वहां मैंने देखा घड़ियालों का निवास स्थल। किंवदंती है कि गजग्राह की लड़ाई वहीं से शुरू हुई। पंच नदी गंडक से वही मिलती है, पंचनंद के कुछ ऊपर तमसा नदी मिलती है, वही शायद वाल्मीकि आश्रम भी है, तमसा नदी। सुनिए, हमारे सारे इतिहास यहीं से जुड़े हुए हैं और हम इन्हें भूल रहे हैं। अनेक ध्वस्त मूर्तियां पड़ी हुई है, वाह रे वाह, ध्वस्त मूर्तियां बिखरी पड़ी हुई है। इस गंडक के सहारे सहारे चलिए तो 173 मील की दूरी पर पटना के सामने सोनपुर के नजदीक गंडक गंगा के संगम पर हरिहर क्षेत्र मिलेगा, जहां कहते हैं गजग्राह युद्ध समाप्त हुआ और गज का संकट मोचन यहीं पर हुआ था। इसी कारण कि यही गंडक नदी के सहारे सहारे अगर आप चलिएगा 173 मील की दूरी, तो सोनपुर, पटना के सामने सोनपुर एक जगह आता है और सोनपुर के नजदीक जहां गंडक और गंगा मिलती है, वहां पर एक हरिहर क्षेत्र मिलता है। बताइए, वर्तमान और अतीत की आद्यंतहीन कड़ी है गंडक नदी। वर्तमान और अतीत, अभी प्राचीन समय की बात करें और अभी की बात करें तो गंडक आद्यंतहीन, जो कभी समाप्त होने वाली ही नहीं है। तो भाई, वर्तमान और अतीत की आद्यंतहीन कड़ी कौन है? आद्यंतहीन का मतलब जो कभी समाप्त ना हो, तो वो है बच्चों गंडक नदी। कौन है? गंडक नदी। न जाने कितने महात्माओं और संतों ने इसके किनारे तप और तेज पाया। इसी गंडक नदी के किनारे पता नहीं कितने असंख्य तपस्या करने वाले महात्मा और संतों ने अपना तप किया और तेजस्वी हुआ, किंतु गंडक कभी गंभीर न बन सकी और इसीलिए इसके किनारे तीर्थस्थल भी अस्थायी नहीं रह सका। लेकिन गंडक के सामने जो भी तीर्थस्थल रहा, कोई सहायक नहीं रहा। अब वहां पर वन कट चुके हैं, जंगल कट चुके हैं, काफी तेज बाढ़ आते हैं, तो सामने कोई भी तीर्थस्थल, वहां पर कोई भी मूर्तियां सबके सब बिखरी पड़ी हुई है। कुछ वहां पर अस्थाई नहीं है, क्योंकि जंगल जो काटे गए ना, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो राजा हरि सिंह देव पर आक्रमण हुआ था, उसी आक्रमण में उनकी तलवारों ने खचाखच लिए हुए सारे जंगल को काट दिया था। और आज गंडक नदी इतनी लबालब भयंकर अपना क्रोध दिखाती है बाढ़ रूपी रूप में कि कई सारी चीजों को बहा ले जाती है। इस गंडक नदी के तट पर कितने न जाने कितने असंख्य साधु ऋषि मुनि तपस्या करके तेज प्राप्त किए हैं, पर गंडक नदी वही का वही रह जाती है और कभी गंभीर नहीं बन सकी। इसके किनारे कई सारे तीर्थस्थल जो कि स्थायी न रह सके। हिमालय के चरणों में भैंसालोटन से लेकर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक गंडक के किनारों पर ऐसे तीर्थों की मानो समाधियां बिखरी पड़ी हुई है, जो शायद अवसर मिलने पर अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, काशी बन जाते। ऐसे वहां पर कुछ ऐसे तीर्थों की समाधियां बिखरी पड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। अवसर मिले तो वहां पर काशी, हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा बन जाता, पर गंडक तो उच्छृंखल कन्या ही रही। ज्येष्ठा सहोदरा गंगा का गंभीरिया इसे सुहाया ही नहीं। गंडक तो अपना प्रचंड रूपी बाढ़ का रूप दिखाती है, सबको बहा ले जाती है। तब अतीत की कौन स्मृतियां गंडक ने छोड़ी है? क्या बचा है? अब क्या बचा? जंगल के कटने के बाद जो गंडक नदी का प्रचंड रूपी क्रोध रूपी बाढ़ दिखता है, गंडक के पास कई सारे ऐतिहासिक स्थल रहे, कई सारी चीज रहे, लेकिन अब तो सब बिखरे पड़े हुए हैं।
भवन नहीं, मंदिर नहीं, घाट नहीं, कुछ नहीं है गंडक के पास। ना तो भवन है, ना घाट है, ना ही मंदिर है। हवाई जहाज से गंडक घाटी के दोनों ओर नाना आकृति के ताल दिख पड़ते हैं। ताल जो ऐसे रहते हैं, जैसे नैनीताल आपने नाम सुना होगा, वैसे यहां सरैयामन ताल है। उनकी आकृति कुछ उथले, कहीं गहरे, किंतु उठे हुए गहरे गड्ढे की तरह दिखती है। जब हवाई यात्रा करोगे वहां पर, तो उस गंडक नदी के आसपास वो ताल दिखते थे, टेढ़े मेढ़े परंतु शुभ्र एवं निर्मल दिखते थे। इन तालों को कहते हैं चौर और मौन। इन ताल का नाम कहते हैं चौर और मन। चौर उथले ताल है जिनमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाता है और वहां पर खेती भी होती है। चौर का मतलब क्या है? वैसा जगह जहां पर जाड़ा और गर्मी में पानी कम हो जाता है और वहां खेती होती है। लेकिन मन जो है, चौर और मन कहा गया ताल को। तो चौर उस जगह से संबंधित है जहां पर जाड़ों में और गर्मी में पानी कम हो जाता था और लोग वहां पर खेती करते थे। लेकिन मन का मतलब क्या है? उस गहराई से था जहां पर पानी काफी लगा रहता था और वहां पर खेती नहीं हो पाता था। मन शब्द जो है मानस का अपभ्रंश है। गंडक के उच्छृंखल नर्तन के समय बिखरे हुए आभूषण है, मानो ये मन और चौर। बाढ़ आई, तटों का उल्लंघन कर नदी ने दूसरा पथ पकड़ा, पुराने पथ पर रह गए ये चौर और मन, जिनकी गहराई तल को स्पर्श करती धरती के हृदय से स्रोत को फोड़ लाई, वही मानस बन गए। ऐसा ही एक ताल है सरैयामन ताल। कौन? सरैयामन ताल। लेखक कहते हैं कि गंडक नदी जो पहले थी अब वो नहीं रही, अपने प्रचंड बाढ़ के रूप में न जाने कितनी सारी चीजों को बहा ले गई। और ताल देखिए, ताल तो ऐसे ही रहे, लेकिन जब बाढ़ आता है तो गंडक नदी अपना दूसरा रास्ता पकड़ लेती है। त्रयोदशी का चांद अपना साम्राज्य फैलाए हुए था। बेतिया राज ने इस जंगल को सुरक्षित रखा और अब यह 130 एकड़ रकबे का अभय क्षेत्र है। जंगल विभाग की ओर से सागौन, यूकलिप्टस, आम, यहां पर कई प्रकार के वन लगाए जा रहे हैं। अब एक नर्सरी भी है, किंतु प्राचीन जंगल को भी सुरक्षित रखे जाने की कोशिश की जा रही है। 1 मील वन पथ पर चलने के बाद हम मन के किनारे पहुंचते हैं। विशाल वो ताल, बीच में द्वीप और 3 ओर जलराशि, तीनों तरफ जल का राशि दिखता हुआ नौका विहार को निकले। और उन ताल में, सरैयामन ताल में नौका विहार, नौके पर लोग घूम करके ऐश किया करते थे। नन्ही लहरियों पर चांदनी के प्रतिबिंब खाद्योत बार बार झलक दिखाकर अंतर्धान हो जाते। नौका आगे बढ़ती है, सामने रजत राशि निश्चिम, बाईं तरफ द्वीप और कमल पत्र और दाएं घने वृक्ष जिनकी छाया मानो नौका को ग्रसने को आतुर थी। बीच धारा में पहुंचने पर नाविकों ने कहा कि जरा जल पीजिए, बड़ा ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। सरैयामन ताल की जो पानी होती है, उस ताल में नौका विहार कर रहे लेखक को नाविक ने कहा कि जरा इसका जल पी लीजिए, बड़ा ही स्वास्थ्यवर्धक होता है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। बात यह है कि शताब्दियों से यहां किनारे पर लगे जामुन के वृक्ष समूहों से जामुन के अगणित फल इसमें गिरते रहते हैं। इस ताल के, इस नदी के पानी के चारों तरफ जो जामुन के वृक्ष है ना, उसमें से जामुन का जो फल गिरता था वो इसी के अंदर चला जाता था। और इस तरह सरैयामन का जल वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार शोध होता रहता है। बेतिया नगर से अनेक अमीर बीमार इस जल को घड़े में मंगाते हैं। सुनिए इस जल की महत्ता, कई बीमार लोग इस जल को मंगा कर पीते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। बताइए, सरैयामन ताल का जल इतना उपयोगी था और स्वास्थ्यवर्धक था। सरैयामन का जल स्थिर है, निबद्ध है, किंतु गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। उस सरैयामन ताल का जो नदी का जल है वो तो उसी में है, लेकिन गंडक का तो जल चलता फिरता है, बाढ़ आने पर इधर उधर भटक जाता है। जिसने इतने तीर्थ तोड़े, क्या वह कोई वरदान दे सकेगी उन असंख्य प्राणियों को जो इसकी घाटी में संघर्ष और अभाव का जीवन बिता रहे हैं? बताइए, इस गंडक नदी ने अपनी प्राचीन चीजों को भूल गई और वहां पर लोगों के द्वारा जो किए गए अत्याचार, दुराचार, वन को काटा गया, उसका भोग कौन भोगेगा? कौन भोगेगा उसको? चंपारण जिले में मोटर से घूमते हुए जहां मैंने इतने ध्वस्त स्तूप और मंदिर स्तंभ देखे, वहां एक और भी प्रकार की प्राचीरें जगह जगह मस्तक उठाए दिख पड़ी। कई सारे स्तूप, कई सारे स्तंभ ध्वस्त पड़े हुए हैं। कौन भरेगा इसको? कौन देखेगा इसको? ये ईंटों और पत्थरों के निरूपाय खंडहर नहीं है, इन पर प्राचीन लिपियों में लेख भी नहीं है। बताइए, लेकिन नई कुदालियों और फावड़ों की छाप, नए पौरुष की छाप है इन पर। चलाए गए हैं कुदाल। ये प्राचीरें हैं गंडक घाटी योजना की नहरों के तटबंध, जिन्हें लाखों मजदूर तैयार कर रहे हैं। उसको एक होगी पश्चिमी नहर, 120 मील लंबी, जिसका 11.5 मील नेपाल में पड़ेंगे, 68.5 मील उत्तर प्रदेश में और बाकी का सारण जिला में पड़ेगा। पूर्वी नहर की लंबाई 155 मील होगी। इसके द्वारा नेपाल और तिरहुत के विशाल क्षेत्र की आबपाशी होगी। इसके अलावा नेपाल के लिए एक पावर हाउस भी बनेगा। ये सारा चीज किया जा रहा है। बैसालोटन से ये नहरें निकलेंगी और वहां लगभग 3000 फुट लंबा बराज बन रहा है। अब क्वेश्चन पूछेगा, बराज कहां बन रहा है? तो कहना भैंसालोटन में। कहां बन रहा है बराज? बताइए सभी कोई। भैंसालोटन में बराज बन रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर से सड़क और रेल ले जाए जाने की संभावना है। वो बराज भैंसालोटन में बनने वाला है। 3000 फुट लंबा, 3000 फुट लंबा बराज बनेगा, जिसके ऊपर से सड़क और रेल ले जाए जाने की संभावना है। कुल मिला करके 41.49 लाख एकड़ जमीन की आबपाशी इन नहरों से होगी। कुल व्यय होगा लगभग 40 करोड़ रुपए का खर्च आएगा इस योजना में। भैंसालोटन में भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच इस नवीन जीवन केंद्र का निर्माण कर रहे हैं।
भैंसा लोटन में भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच इस नए केंद्र का निर्माण कर रहे हैं, प्राणवान विद्युत तुल्य शिराओं का जाल फैला रहे हैं। मोटर बोट गंडक के वक्ष स्थल को चीरकर आगे बढ़ रही थी और इंजीनियर मुझे बराज और नहरों की टेक्निकल बातें समझा रहे थे। मोटर नाव में बैठकर लेखक उन सब इंजीनियर के साथ जायजा लेने निकले हुए थे और सारे इंजीनियर लेखक को सारी चीज बता रहे थे कि देखिए इतना ऊंचा ये होगा, इतना लंबा ये चीज बनेगा, हमारा प्रोजेक्ट ऐसे है। लेखक उन सभी इंजीनियरों को सलामी करते हैं और प्रसन्न होते हैं, टेक्निकल बातें समझा रहे होते हैं इंजीनियर लेखक को। और मैं सोच रहा हूं, लेखक कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं शायद युग युगों से होती हुई गज और ग्राह की लड़ाई का अंत होने जा रहा है। अब तक गंडक नदी के द्वारा की गई जो भी बर्बादियां, मनुष्य ने जो भी वो पेड़ काटे उसका फल तो भोगा गया, लेकिन अब इन टेक्निकल इंजीनियरों ने जो भी अपने बनाए हैं प्लान, योजना, उसके तहत ऐसा लग रहा है कि अब इस लड़ाई का अंत होने जा रहा है। दैन्य और अभाव के ग्राह के विकराल मुख में फंसे जन समुदाय का संकट मोचन करने के लिए इन सब चीजों का निर्माण किया जा रहा है। ये नहर ही उस नारायण की अनेक भुजाएं हैं, ये नहर ही उस नारायण की, उस भगवान की अनेक भुजाएं हैं। बिजली के तारों का जाल ही तो उसका रत्राड़ करता चक्र है, नारायण का वो चक्र। और मैं मन ही मन नमस्कार करता हूं उन इंजीनियरों का, उन विश्वकर्माओं को, उन इंजीनियरों को, उन मजदूरों को जो भगवान के इस नूतन विराट रूप के विधाता है। अब यहां की रूपरेखा बदलने जा रही है और मैं मन ही मन उन सबको धन्यवाद भी करता हूं, नमस्कार भी करता हूं, वहां के इंजीनियर को, वहां के प्रत्येक मजदूरों को, जिनकी बुद्धि और परिश्रम की गाथा कवि और कलाकार अंकित करे या ना करे, लेकिन जिनकी बनाई मूर्तियों में प्राण का संचार होते ही सदियों से भग्न मंदिर ज्योतित हो उठेंगे। अब यहां चंपारण की जो गंडक नदी के आसपास के जो सीमित ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कई सारी चीजों को ध्वस्त किया गया था, लेकिन अब इन टेक्निकल इंजीनियरों को मैं नमस्कार करता हूं। लेखक कहते हैं कि मैं नमस्कार करता हूं उन इंजीनियरों को, उन विश्वकर्माओं को और उन मजदूरों को जो यहां की सारी रूपरेखा को बदलने में अपना मदद करेंगे, अपनी कामों को करेंगे। ओ सदा निरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों से दिनहीन जनता इन विविध नामों से तुझे संबोधित करती रही है। तुम सदा निरा के नाम से जानी जाती हो, तुम गंडक के नाम से जानी जाती हो, तुम चक्रा के नाम से जानी जाती हो, तुम नारायणी के नाम से जानी जाती हो। तेरी इस चिर चंचल धारा ने उनकी आराधना के कुसुमों अगणित तीर्थों को ठुकरा दिया। तुम्हारी इस प्रचंड रूपी, क्रोध रूपी जो बाढ़ वाली धारा आती थी ना, न जाने कितने तीर्थस्थल बह गए, दह गए। पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है ना, उसकी नींव बहुत गहरी है, इसे तू नहीं ठुकरा पाएगी। लेकिन हे गंडक, ओ चक्रा, ओ सदानीरा, ओ महागंडक, ओ नारायणी, सुन लो, आज ये नवीन इंजीनियर और मजदूरों ने जो भी यहां पर प्लान और योजना अपना काम करने जा रहे हैं ना, अब तू इसे नहीं ठुकरा सकेगी। बच्चों, फाइनली ये चैप्टर समाप्त हुआ। जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा रचित ओ सदानीरा काफी ही, मतलब ये निबंध है, ध्यान रखिएगा, ये बोलते क्षण से लिया गया है। ये निबंध है बच्चों, ललित निबंध है जो कि बोलते क्षण, उनका एक पुस्तक था जगदीश चंद्र माथुर जी का, बोलते क्षण से लिया गया। फाइनली ये चैप्टर समाप्त हुआ। मन से पढ़िएगा, बड़ी ही मजा आ जाएगा। आशा करता हूं आपको कंप्लीट रूप से समझ आया होगा और एक भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपका छूटने वाला नहीं है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बताइए आप सबको कैसा लगा आज का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। काफी दिनों से आप लोगों को इंतजार था इस चैप्टर का, ओ सदा नीरा पाठ का सर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फाइनली हम लोगों ने लगभग 1.5 घंटे के अंदर इस चैप्टर का, मतलब मत पूछिए। तो आप सभी को इसे इतना जरूर रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी कोई, हाँ बच्चों, ललित निबंध है, सही बात है, ठीक है ना, समझ आ गया। अंत में लगाते हैं जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चलिए, और आप सभी को इसे इतना जरूर निवेदन रहेगा कि जितना हो सके इस चैप्टर के, इस वीडियो को शेयर करते रहिए आप सभी को ही, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी बच्चों तक इसका एक्सप्लेनेशन पहुंच जाए। और आप अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखें, शेयर करते रहिए अपने प्यारे से चैनल को, कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। और हाँ, मैं आप सभी को अपडेट कर दूं कि जो आपका साइंस संग्रह ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जो टेस्ट सीरीज बाकी रह गया था वो सब अपलोड हो चुका है। प्लीज आप उस टेस्ट सीरीज में जाइए और चेक कीजिए, क्वेश्चन बैंक भी प्रीवियस 10 साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर अपलोड कर दिया गया है। किताब का चैप्टर वाइज वहां पर आपका टेस्ट अपलोड कर दिया गया है। फाइनली थैंक यू सो मच। और एक बात और कहता हूं कि अगर आप हमारी ऐसे कई सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो फिर आइए विद्याकुल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, जो कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसके साथ भी जोड़िए। पढ़ाई करते रहेंगे हम सभी कोई, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।